आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ क्या होता है। तो केपलर्स नाम के साइंटिस्ट ने लॉ दिया था जिसमें 3 लॉ, कितने 3 लॉज हैं। इसी 3 लॉज को हम लोग क्या केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। 3 डिफरेंट डिफरेंट चीज के डिफरेंट डिफरेंट थिंग के लॉ दिया हुआ, तो हम लोग समझेंगे। ये केपलर्स लॉ जो है प्लानिटरी मोशन को एक्सप्लेन करता है। केपलर्स लॉ, इसमें 3 लॉ है और किसको एक्सप्लेन करता है, प्लानिटरी को एक्सप्लेन करता है। स्पेशली ये जो लॉ दिया हुआ था हमारे सोलर सिस्टम के लॉ दिया गया था, सोलर सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे। तो इसमें 3 लॉ है। जो फर्स्ट लॉ हमारा है, फर्स्ट लॉ हमारा इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है ये क्या, हम लोग इसको समझते हैं। ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि किसी भी कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूम रहा है, जो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो वो जो प्लैनेट का पाथ होगा, पहले हम लोग ऐसे अज्यूम करते थे वैसे वो उसका पाथ सर्कुलर होगा, लेकिन इसने क्या बोला कि सर्कुलर नहीं, पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। एलिप्टिकल होगा, पाथ कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। ठीक है। दूसरा, सन जो होगा इस एलिप्स के, एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, दो। तो 2 फोकस होते हैं सन एट वन ऑफ इट्स, मतलब पहले हम लोग ऐसा जूम करते थे कि सन जो होगा सेंटर पे रहता होगा, बट ये सेंटर पे नहीं रहता है, इसके एक फोकस पे रहता है। तो हम लोग उसको फिगर समझते हैं। ये इस शेप को हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल शेप, इसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, अब इसमें अगर देखेंगे, इसमें 2 एक्सिस है। ये बड़े वाले एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, इस बड़े वाले एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर। और छोटे वाले एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। इसके इस पे इस वाले डिस्टेंस, यहाँ पे 2 फोकस, फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होगा। ये हो गया, एक ये हो गया। इसको हम लोग F1 नाम देते हैं, इसको F2 नाम देते हैं। ठीक है। तो ये 2 फोकस हो गए। हम लोग देख सकते हैं फोकस जो सेंटर, अगर यहाँ पे सेंटर पे फोकस नहीं होता, फोकस सेंटर से दूर होता है, तो ये 2 फोकस होता है। अब 2 फोकस में से एक जो होगा किसी एक पे, जहाँ पे सन होगा, और ये मान लेते हैं कोई प्लैनेट है जो इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इस तरह से घूमेगा। ये इसका पाथ हो गया, एलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा, और यहाँ पे सन हो गया, इस तरह से घूमता है। अब इस इलिप्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का डिस्टेंस हम लोग यूजुअली 2a लेते हैं। ये कन्वेंशनल है, 2a मीन्स ये वाला पार्ट भी a हो गया और ये वाला पार्ट भी a हो गया। और ये माइनर एक्सिस होता है उसको 2b, ये वाला पार्ट भी b हो गया और ये वाला पार्ट भी b हो गया। a और b में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन के लिए पहले एक टर्म होता है e, एलिप्स में इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और जो हमारा सोलर सिस्टम का इसेंट्रिसिटी होता है वो काफी कम होता है, मतलब ये सर्कल से थोड़ा ही डिफरेंट होता है। मीन सर्कल से बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि अगर एलिप्स की बात करें तो एलिप्स हमारा इस शेप का भी एलिप्स हो सकता है, बट ये वाला एलिप्स यहाँ पे नहीं कंसिडर करना हम लोग को। हम लोग को ये वाला एलिप्स जो है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करना है। हम लोग को ऐसा एलिप्स कंसिडर करना है, ऐसा एलिप्स कंसिडर करना है जिसका इसेंट्रिसिटी काफी कम हो। ऐसा एलिप्स कंसिडर कर जिसका इसेंट्रिसिटी काफी कम हो, ई काफी कम हो, मीन्स ये बहुत ज्यादा चपटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें रिलेशन जो बी और ए में है उस रिलेशन को देखते हैं। वो रिलेशन हमारा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन है बी और ए में।
तो ये दो एक ई के लिए और ये वाला रिलेशन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। और इस इलिप्स में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 पॉइंट, एक सन के सबसे पास है और एक सन के सबसे दूर है। ये वाला जो पास वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपोजी। ठीक है, ये पेरिजी हो गया और ये अपोजी हो गया। तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट काफी, इस पे काफी क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे फाइंड करना था वैल्यू। तो ये दो, अगर हम लोग यहाँ वाले एक किसी एक को हम लोग R1 मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, ये R1 R2 हो गया। ठीक है, सन से अपोजी का डिस्टेंस R2 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं। आगे नीड होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इतना भी हमें समझ में आ गया। और इसके बारे में एक R2 से जो रिलेशन होता है, जो R1 होता है, R1 R2 कैसे ए और ई से जुड़ा हुआ होता है हम लोग ये देखते हैं। जो ए होता है, ए इक्वल टू R1 इक्वल टू R1 इक्वल टू A1 माइनस ई, छोटा है तो माइनस कर देंगे, और R2 बड़ा है तो A1 प्लस ई, ऐसा है। तो ये रिलेशन भी हम लोग को काफी यूज होगा, इसलिए हम लोग इसको भी लिख के रखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड लॉ पे, केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ है, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ एरियाज। द लॉ ऑफ एरिया, हम लोग एरिया के बारे में बात करते हैं। कौन सा एरिया उसको भी समझना होगा हम लोग को, तो समझते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर इसका डेफिनेशन बता दिया जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे हमारा सन है और ये मान लेते हैं प्लैनेट पी है। अब देखते हैं ये एरिया कौन से एरिया की बात कर रहा है। अगर सन को हम लोग प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं, सन को हमने कनेक्ट कर दिया प्लैनेट से, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से अगर मान लीजिए पी हमारा यहाँ आ जाता है, प्लैनेट यहाँ आ जाता है, प्लैनेट अगर यहाँ आ जाता है तो फिर जो अब क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, अभी इसमें ये जो एरिया हमने बोला इसी एरिया की बात कर रहे हैं, इसी को लॉ ऑफ एरिया बोलेंगे। अब क्या कहता है, जो रेडियस वेक्टर है सन से प्लैनेट को कनेक्ट करने वाला जो रेडियस वेक्टर है, इसके द्वारा स्वाइप किया गया एरिया, ये जब पी जब यहाँ से मान लेते पी डैश यहाँ पे आ गया, इसको आने में टाइम मान लेते T1 टाइम लगा, T1 टाइम। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो एरिया है, ये एरिया को हम लोग A1 मान लेते हैं, A1 अपॉन T1 मीन्स ये हो गया हमारा एरियल वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो रेडियस वेक्टर। और अगर सेम अगर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं उतने ही T1 में एक बार जब प्लैनेट इधर आ गया और यहाँ से प्लैनेट यहाँ पहुंचा, ये हमारा सेम T1 टाइम लगा इसको आने में। तो अगर सेम टाइम T1 टाइम लगा तो ये एरिया अगर हमारा A2 है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, A1 जो होगा वो A2 के बराबर होगा। मीन्स एरियल वेलोसिटी सेम होता है। एरियल वेलोसिटी सेम होने का मतलब जितना टाइम लगेगा यहाँ पे T1 टाइम में, जितना एरिया यहाँ पे स्वैप करेगा T1 टाइम में उतना ही एरिया कहीं भी स्वैप करेगा। अगर हम दूसरे पोजीशन पे भी देखें तो सेम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ एरिया। क्लियर। इसमें ये कहता है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, स्वैप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जो एरिया स्वैप करेगा इक्वल एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को स्वैप करेगा, यही हमारा इसका लॉ है। अब ये जो लॉ है वो किससे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उस पर बेस्ड है, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब एरियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो कहने का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एरियल वेलोसिटी की बात करें,
ये जो एरिया चेंज हो रहा है मीन्स डी ए अपॉन डी टी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। अगर हम लोग इस छोटे से एरिया डी ए के लिए बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा आर है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं कि v है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा डी थीटा, छोटा एंगल हो गया डी थीटा, डी थीटा। ठीक है, ये अब अगर हम लोग को इसका एरिया चाहिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं ऑलमोस्ट जो है ये एक ट्रायंगल बनाएगा, इसका एरिया चाहिए। तो क्योंकि डी ए बाई डी टी करना हो तो एरिया चाहिए हम लोग को, एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया कितना होगा, डी ए की बात करें तो ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का एरिया की बात करें, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस आर हो गया। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें, अगर थोड़ी देर हम लोग यहाँ डिस्टेंस हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मानते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू डी टी, वी डी टी हो गया, ये हमारा डी ए इक्वल टू वी डी टी, तो ये हमारा हो गया वी डी टी। लेकिन वी डी टी जो हमारा डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस, हम लोग को क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये चाहिए होता है, तो हम लोग को ये फाइंड करना होगा। अब अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर में, ये एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा मान लेंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब पाई माइनस थीटा अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करना होगा, तो कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा, ये डी ए। अब हम इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हम लोग डी ए बाई डी टी को एक साइड रख लेते हैं, डी ए बाई डी टी एक साइड कर लिया, हाफ आर वी डी टी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, सॉरी डी टी यहाँ से हट चुका है, डी टी को हटाते यहाँ से, ऐसा हो गया। अब यहाँ से जो हम लोग को दिख रहा है, यहाँ से हम लोग क्या दिख रहा है, वी आर दिख रहा है। अगर एम से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग एम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हमारे पास ऊपर में क्या आ रहा है, एम वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2m। और ये जो एम वी आर साइन थीटा है, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी करेंगे और यहाँ पे एंगल थीटा है, इसलिए साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, और ये हमारा 2m बता रहा है। अब अगर इसको हम इक्वेशन है हम लोग ऐसे लिख दें, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, एल अपॉन 2m हो गया। एल हमारा एंगुलर मोमेंटम, और हम लोग जानते हैं अगर नेट टॉर्क जीरो हो तो सन के अराउंड यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल फोर्स है, वो सन से पास करेगा, इसके अबाउट अगर हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे टॉर्क जीरो आ जाएगा। अब अगर टॉर्क जीरो आएगा तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड है ये एल हमारा कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा 2m भी कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्स। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये डी ए बाई डी टी, जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये रिजल्ट फाइंड कर लिया, तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ एरिया, मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा रेडियस वेक्टर जो सन से प्लैनेट को कनेक्ट करता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये दोनों हमारा स्टेटमेंट हो गया सेकंड लॉ का। अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ से कंपेरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग थर्ड लॉ को समझते हैं। थर्ड लॉ हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ पीरियड्स, ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। द लॉ ऑफ पीरियड, ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, जो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम लगता है, टाइम उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। मीन्स यही हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि जो कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगता है, जो पीरियड होता है, वो हमारा सेमी मेजर एक्सिस के टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अब अगर इसको हम लोग प्रूव करें तो ये सेम इलिप्स के लिए होता है। इलिप्टिकल के लिए इसका जो डेरिवेशन होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफी कैलकुलेशन से भरा हुआ होता है, और उसमें इलिप्स के कॉन्सेप्ट भी यूज आते हैं। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसका मतलब बोर्ड में तो नहीं पूछने वाला है और किसी एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता। अब अगर हम लोग फाइंड करना होगा तो अगर हम लोग इसको बेसिक समझना चाहें, समझ सकते हैं हम लोग कैसे। समझने के लिए हम लोग सर्कल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था जो ये प्लानिटरी मोशन होता है तो लेस इसेंट्रिसिटी होता है इलिप्स का, तो ऑलमोस्ट सर्कल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डेरिवेशन कर सकते हैं। तब ए हमारा आर के बराबर होगा। अगर हम लोग दूसरा डेरिवेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग छोटा मेथड देख लेते हैं। छोटा मेथड के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा सर्कल, ये सर्कल हो गया। अब सर्कल के टाइम पीरियड की बात करें तो अगर सर्कल में देखेंगे तो अगर ये हमारा सन हो गया और ये प्लैनेट हो गया तो इस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स हमारा कितना होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस हो गया आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया? फोर्स। और फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी, मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हम लोग यहाँ पे 2 पाई बाय टी मिलेगा हम लोग को। 2 पाई बाय टी ओमेगा इक्वल टू होता है, और यहाँ पे हो गया जी एम तो है ही, यहाँ पे आर क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा हो रहा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर क्यूब। इसको हम लोग यहाँ पे देखें, ये हमारा हो गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय जी एम। तो यहाँ से हम लोग ये जी और एम कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट हो गया। यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड लॉ। अगर हम लोग इसको इलिप्स के मेथड से फाइंड करते हैं तो पहले हम लोग एक और चीज फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा इलिप्टिकल पे, इलिप्स पे। तो वो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, एक इलिप्स ड्रॉ कर लिया। जो हमने इलिप्स के बारे में कुछ पॉइंट बताया था उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस अभी हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस इसी से हम लोग काम चला रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या क्या है, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। हम लोग जिस पे सन है सिर्फ उसी फोकस को ड्रॉ कर, दूसरे फोकस को भी छोड़ देते हैं ताकि फिगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये हमारा सन हो गया। किसी टाइम पे प्लैनेट यहाँ पे होगा, इसके वेलोसिटी को हमने नाम दिया v2 और इसको हमने नाम दिया v1। ये डिस्टेंस r1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग r2 मान लेते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व होगा। अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा तो मोमेंटम कितना होगा ये देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहाँ पे हो जाएगा m1 v1 r1। 90 डिग्री इसलिए साइन टर्म ने हटा दिया है, यहाँ पे m1 v2 r2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक रिलेशन यहाँ से आ गया। अब r1 r2 के बारे में अगर हम लोग को पता होगा, यहाँ से v1 a1 माइनस ई इक्वल टू v2 a1 प्लस ई। यहाँ से ए को हम लोग कैंसिल कर दें, v1 या v2 किसी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं।
v1 इक्वल टू v2 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई हो गया v1 का वैल्यू। एक चीज तो हमने फाइंड कर लिया v1 v2 रिलेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट पे हम लोग अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा, हम लोग को फाइंड करना हो तो यहाँ से लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम से हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ये हो गया पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे देखिए हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस जी एम ये हो गया। अब ये दो इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दिया। अब दोनों इक्वेशन यहाँ देख के लगता है कि इसमें स्क्वायर का टर्म आ गया, इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा कैलकुलेशन है। v1 यहाँ से हम लोग v1 का वैल्यू रख देंगे और a1 का वैल्यू r1 और r2 का वैल्यू हमने जैसे यहाँ पे रखा था a माइनस a इंटू वन माइनस ए इंटू प्लस ये रख देंगे। इसमें रखने के बाद हम लोग को यहाँ से वैल्यू मिलेगा v1 v2 का। यहाँ से जो v1 का वैल्यू आएगा v1, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है जो पास में होगा उसका वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग रफ आइडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तो कैलकुलेशन से तो आएगा ही, साथ में याद रखने के लिए जी एम अपॉन आर के जगह पे ए रख दें, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी। अब यहाँ पर एलिप्स है तो v1 पास वाला ज्यादा होगा तो ज्यादा अपॉन 1 माइनस ई, ये v1 का हो गया। इसी तरह से हम लोग v2 फाइंड कर लेंगे, रूट अंडर जी एम अपॉन ए 1 माइनस ई 1 प्लस ये हो गया वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी फाइंड कर लिया है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे एक हो गया हमारा ये वाला पास वाले पॉइंट पेरिजी पे हो गया और ये अपोजिट पे हो गया। अब अगर इतना हमने फाइंड कर लिया, इतना फाइंड करने के बाद अगर देखें तो अब लॉ ऑफ पीरियड अगर हम लोग फाइंड करना हो तो लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है, तो लॉ ऑफ पीरियड को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ एरिया यूज करेंगे। ये कहता है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एल बाय 2m, एल बाय 2m। तो यहां से अगर देखेंगे हम लोग तो डी ए, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि पूरा एरिया को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा एरिया हमारा कितना है पाई ए इंटू बी, ये होता है एरिया ऑफ एलिप्स। और टाइम पीरियड तो टी हो गया, और इधर हमारा एल हमारा क्या हो जाएगा एम वी आर। ये कंजर्व है तो कहीं का भी ले सकते हैं, हम लोग v1 इंटू आर वन ले सकते हैं, v2 इंटू आर टू लेते हैं, डिवाइड बाय 2m, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितना वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया v1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और ए बी को तो हम लोग कन्वर्ट करने आता है, कन्वर्ट करके यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। टी ए में कन्वर्ट करते हैं ए, और यहाँ बी को ए में कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाय पाई ए बी करते हैं डिवाइड बाय टी इक्वल टू 1/2, और यहाँ हो गया v1 r1, तो v1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जी एम बाय ए, ये हो गया v1 1 प्लस ई डिवाइड बाय 1 माइनस ई, 1 माइनस ई, ये हो गया 1 प्लस ई 1 माइनस ई कर दिया, तो v1 हो गया इंटू r1, r1 हमारा क्या होता है a इंटू 1 माइनस ई, यहाँ से जो कैंसिल 1 माइनस ई हो गया, और यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये रूट में वेलोसिटी था, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे देखेंगे बहुत सारे जो ई वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से
एक ए, एक ए कैंसिल हो गया, इधर करेंगे टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए को इधर करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये तो प्रूफ हो गया, साथ में अगर टाइम पीरियड का वैल्यू फाइंड करना तो वैल्यू भी हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया केपलर्स का तीनों लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए हम लोग को ये समझना जरूरी है। डेरिवेशन के साथ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।